गुरुदेव को नमस्कार करके हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। गुरुदेव हमें ताकत दें। देखिए, ये आज जो अपने स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो इसमें ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार को सूर्योदय के समय सभी ग्रह अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में थे। यानी कि जब काल की गणना होनी शुरू हुई, समय की गणना जब शुरू की ना, तो उस समय कहीं एक जगह से लेके चलना था हमारे को। तो ये कहते हैं कि चैत्र मास है, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष है और उसकी प्रतिपदा यानी 1 तारीख को सारे प्लेनेट जो हैं एक जगह थे, वहां से उन्होंने चलना। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। वहां से इन्होंने चलना शुरू कर दिया, ठीक है। उसी समय ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तथा सभी ग्रहों को ने उसी समय अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करना आरंभ कर दिया। हो गया, यहां से क्या हुआ कि विश्व के कार्य आरंभ हो गए, ठीक है ना। और वार बनने शुरू हो गए। वार मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, जो ये ना रविवार, ये। उसके बाद में तिथियां बननी शुरू हो गई सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार, जो है ना भाई 12 डिग्री का एक आ गया तो तिथियां बननी शुरू हो गई। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, जो अपने घर में लेडीज वर्क वगैरह करती है ना, वो बता देंगी कि आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, आज चतुर्थी है, आज पंचमी है, आज षष्ठी है, आज अष्टमी है, ठीक है ना। ये तिथियां हैं, तो तिथियां बढ़नी शुरू हो गई। फिर 15 दिन चांद घटता है, 15 दिन चांद बढ़ता है, तो उससे 2 पक्ष बनने शुरू हो गए महीने में, और 2 पक्षों का एक मास बनना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से फिर ऋतुएं बढ़नी शुरू हो गई। ऋतुएं मतलब जो हमारे यहाँ ऋतुएं हैं वो ऋतुएं बढ़नी शुरू हो गई। और आयन, निरायन, ये पंचांग जो बनाते हैं उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। हमारे को सिर्फ समझ में आ जाए कि आयन निरायन भी नाम की कोई चीज होती है, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आयन बनने शुरू हो गए। अब क्या हुआ कि तिथि बन गई, वीक बन गया, सप्ताह, ठीक है ना। पक्ष बन गया 15 दिन का, महीना बन गया 1 महीने का, ऋतु बन गई 2 महीने की, उसके बाद में वर्ष बन गया, ठीक है ना। 12 महीने का वर्ष बन गया। फिर उसके बाद में संवत्सर हो गया, जैसे 100 साल का वो, तो इस तरह से संवत्सर हो गया। आदि का भी प्रारंभ हो गया। अब ये कहते हैं कि उदाहरण ले लीजिए। क्या उदाहरण है इसमें कि कुछ छात्र बड़े चाव से, उत्सुकता के साथ शिमला के शहर के लिए दिल्ली से चले। भाई दिल्ली से शिमला घूमने गए, तो जैसे ही बोर्ड दिखाई दिया कि शिमला का बोर्ड, तो खुशी से चिल्लाने लगे कि शिमला आ गया, शिमला आ गया, ठीक है ना। जबकि शिमला जो है वो तो स्थिर था ना, अपनी जगह पे था। शिमला को तो कहीं जाना नहीं था, ना कहीं से आना था, तो पहुंचे तो हम है ना। इसी तरह से सूर्य जो है वो स्थिर है, लेकिन जो गतियां हैं वो बोलते हैं कि सूर्य आ गया, शनि आ गया, चंद्रमा आ गया, मंगल आ गया। कहाँ आ गया, उसके लिए कोई ना कोई मील स्टोन बनाने पड़ेंगे। तो मील स्टोन बना रखे वो नक्षत्र हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद में सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर अपनी ये चंद्रमा के लिए आ गया, ठीक है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, सूर्य की रोशनी है, लेकिन वो सूर्य की रोशनी लेने के बाद भी शीतलता देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कि सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी मंडल पर मधुर एवं शीतल शुभ्र ज्योत्सना बिखेरता हुआ चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। ये हमारे को पता है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका दिन जो है 27 दिन और कुछ समय का लिया जाता है। इसमें इसने अपनी परिक्रमा पूरी करनी होती है, ठीक है। तो एक सर्कल जो है 360 डिग्री का, अब वो 27 दिन में पूरा करना है। तो जो एक हिस्सा पूरा करेगा उस हिस्से का नाम रख दिया हमने नक्षत्र, ठीक है ना। अब चंद्रमा कितना चल चुका, 2 नक्षत्र चला, 4 नक्षत्र चला, 6 नक्षत्र चला, 8 नक्षत्र चला, कहाँ पहुंच गया, ये बताने के लिए हम नक्षत्र का नाम बोलते हैं। उससे क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि नक्षत्र कहाँ पहुंच गया। तो उसकी सीरीज जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई दिल्ली से शिमला जाता है, तो बीच में जो स्टेशन आएंगे वो स्टेशन स्थिर हैं,
उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही चंद्रमा जब है अपने स्टार्टिंग करता है परिक्रमा करना, तो वो जहां जहां जाएगा उन स्टेशनों के नाम फिक्स हैं, ठीक है ना। वो स्टेशन है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फागुन, उत्तरा फागुन, इस तरह से। अब उसमें क्या है कि जैसे ऋतुएं बनी थी, इन 27 नक्षत्रों में से ही 12 महीने निकल के आए हैं। ये 12 महीने का ही मैंने आपको पीछे भेजा है, ये देखो। ये रहा, ठीक है ना, ये पीछे भेजा था मैंने। इसमें क्या है कि जो हमारा वैदिक कैलेंडर है उसको हम भूलते जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारा वैदिक कैलेंडर जो है वो शुरू कहां से होता है? चैत्र से। और चैत्र कब शुरू होता है? मार्च और अप्रैल के मध्य से, 13 मार्च या 14 मार्च, ठीक है ना। उस दिन क्या बोलते हैं कि सूर्य जो है मकर राशि में है, तो उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। सूर्य जिस राशि में होता है उसको हम बोलते हैं वो संक्रांति। तो शुक्र जो है ना, सॉरी, सूर्य जो है वो कहां पे है उस समय? मकर राशि में। तो जब सूर्य मकर राशि में होता है तो उसको बोला जाता है मकर संक्रांति। जो हम त्योहार मनाते हैं, हिंदू लोग जो हैं मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, ठीक है ना। और वो हमारे हिंदी जो ये वैदिक कैलेंडर हमारा है उसकी शुरुआत होती है वहां से, ठीक है। और जो हमारे ये हैं 7 नंबर, देखो 7 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है अश्विनी, ठीक है ना। तो अश्विनी जो है वो बता रहा है कि पहला नक्षत्र हमारा कौन सा है? अश्विनी। दूसरा कौन सा है? भरणी। तीसरा कौन सा है? कृतिका। कृतिका के नाम से फिर आ गया कार्तिक, ठीक है ना। अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर रोहिणी, रोहिणी को छोड़ के फिर मृगशिरा। मृगशिरा जो है इसको मंगसर भी बोलते हैं, इसको मार्गशीर भी बोलते हैं। हिंदी कैलेंडर में आप देख सकते हो उसका नाम, है ना। तो इस तरह से क्या है कि नक्षत्र बढ़ते जाएंगे। 27 नक्षत्रों में से 12 महीनों के नाम जो हैं वो निकाल रखे हैं। और जैसे अगर कोई ये कहे कि फार्मूला बताओ कि जनवरी के बाद फरवरी कैसे आया, फरवरी के बाद मार्च कैसे आया, कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। सीरियल है, याद करना पड़ेगा। सोमवार के बाद मंगलवार आता है, मंगलवार के बाद बुधवार आता है, बुधवार के बाद गुरुवार आता है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। महीने हैं, जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल, आते हैं तो आते हैं बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो पहला महीना हमारा है ये लॉजिक सिर्फ इतना ही है, क्योंकि इसमें जैसे बताया ना कि जिस समय काल गणना शुरू हुई उसको चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा माना गया था कि उस दिन से शुरू हुआ था। तो जिस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में आते हैं उस दिन से हमारा नया नव वर्ष शुरू हो जाता है। तो चैत्र के बाद में आप जैसे मैंने बताया मिलस्टोन नक्षत्र के नाम, नक्षत्र देखोगे तो चैत्र के बाद में वैशाख आएगा, वैशाख के बाद में ज्येष्ठ आएगा, ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़ आएगा, आषाढ़ के बाद श्रावण आएगा, श्रावण के बाद भाद्रपद आएगा, और भाद्रपद के बाद रेवती पे खत्म हो जाएगा, रेवती पे खत्म होने के बाद सीरियल फिर से अश्विनी से शुरू हो जाएगी, अश्विनी के बाद आगे कृतिका आएगा, कृतिका के बाद मृगशिरा आएगा, मृगशिरा के बाद पोष आ जाएगा, पोष के बाद माघ आ जाएगा, माघ के बाद फागुन आ जाएगा। तो उन्हीं में से जो है ये निकाल रखें। अच्छा, ये सिवाय याद करने के और दूसरा तरीका होता नहीं, लेकिन क्या होता है कि कोई भी चीज रूटीन में जब जरूरत पड़ती है तो वो हमारे को याद हो जाती है। जनवरी फरवरी को हमने याद थोड़ी ना की, याद हो गए हमारे को। संडे मंडे हमने याद थोड़ी ना की, याद हो गए, क्योंकि हर रोज जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से जो लेडीज है हमारे यहाँ, वो जब व्रत वगैरह करती हैं, पूजन वगैरह देखती हैं, तो उनको ये नाम याद मिल जाते हैं, और जेंट्स को नहीं मिलते, क्योंकि जेंट्स का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। तो इसको आप इंग्लिश महीनों से याद करना चाहें तो इंग्लिश महीनों से भी याद कर सकते हैं भाई। मार्च अप्रैल, सॉरी, हाँ, मार्च और अप्रैल जो है का मिड जो है फर्स्ट मंथ आ गया, तो अप्रैल मई का सेकंड आ गया, मई जून का थर्ड आ गया। आप उस तरह से याद कर लो, आपको पता चल जाएगा कि सूर्य भगवान जो है इस समय कौन सी राशि में। सूर्य जो है अपनी परिक्रमा 12 महीने में पूरी करता है। एक साल में अपना परिक्रमा 360 दिन में 365 दिन में पूरा करता है ना अपना चक्कर। तो एक महीना एक उसमें राशि में रहता है,
ठीक है ना। अब अगर आपको ये महीने याद हो जाते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आज सूर्य कौन सी उसमें है, कौन सी राशि में। हाँ जी राजेंद्र जी, सही है। जी सर। अगर हिंदी महीने याद रह जाते हैं तो आपको हाँ बिना पंचांग उठाए ये पता चल जाएगा कि आज सूर्य कौन सी राशि में है। हाँ, पता चल जाएगा इन हिंदी में नाम के हिसाब से, है ना। ठीक है ना, जी। क्योंकि वो बता देगा कि भाई मकर राशि चैत्र में मकर में है। हाँ ठीक है ना, उसके बाद वैशाख में कुंभ में मिल जाएगा, जी। ज्येष्ठ में मीन में मिल जाएगा। अभी मीन में चल रहा होएगा ना सर? हाँ जी मैम, अभी मीन में चल रहा होएगा ना सूर्य? मकर। जैसे कुंभ। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक मकर में होएगा, 14 हाँ। फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ में, तो अभी फिर मीन में चल रहा होएगा ना? उसके लिए भी आपको भाई जब तक याद नहीं होता ना, अपना हिंदू कैलेंडर उठाओ ये, और हिंदू कैलेंडर में उठा हाँ नहीं, के वैसे जनरल मतलब अभी मीन में चल रहा होएगा ना? हिंदू कैलेंडर में आप ये उठा लो अपना, आपको बता देगा। भाई याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो जब तक आप यहाँ से सहारा ले लो। ठीक है ना। जी साहब बिल्कुल। हाँ, अभी इसमें जो है 30 अभी मार्च कुंभ राशि बता रहा हूँ साहब, ये कुंभ में चल रहा है। हाँ जी, कुंभ में खत्म हो गया होएगा ना मार्च मिड में? देखो सूर्य जो है अभी मीन में चल रहा है। मीन में है, मीन में है, मीन में ही है। ठीक है ना, मीन में है। सूर्य जो है इस समय मीन में पहुंच चुका है। कितने डिग्री का है? जैसे 14 जनवरी को 15 मकर में दिन, होता है तो वो एक एक महीने का प्लस कर लो। 15 दिन 15 दिन मतलब 15 डिग्री का मतलब 15 दिन ये कवर कर चुका है। ठीक है, जी इसी का अगर जी। फिजिकली वो देखना है फोटोग्राफ तो यहाँ से देख लो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में है, महीनों से नक्षत्र भी पता चल जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। हमारे समस्त वैदिक मास का नाम 28 में से 12 नक्षत्रों के नाम पर रखा गया है। अब ये नीचे क्लियर कर दिया। चित्रा नक्षत्र से चैत्र मास बन गया, विशाखा से वैशाख वैशाख बन गया, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ बन गया, पूर्वाषाढ़ा से आषाढ़ बन गया, श्रावण से श्रावण मास बन गया, पूर्व भाद्रा उत्तर भाद्रा से भाद्रपद बन गया, अश्वनी से अश्वनी मास बन गया, कृतिका से कार्तिक बन गया, मृगशिरा से मंगसर बन गया, पुष्य से पौष बन गया और मगा से माघ बन गया, और पूर्वा जी फागुन उत्तरा फागुन से फागुन बन गया। जी। ठीक है जी। अब ये है, प्रत्येक ग्रह अस्त और उदय होते हैं। ठीक है ना, अस्त क्या होता है एक बार राजेंद्र जी आप क्लियर कर दो। अस्त का मतलब ये है कि अगर जैसे बुध को अस्त मानते हैं तो वो क्या है कि जब सूर्य के सामने होता है ना, तो वो प्रकाश तो सूर्य का उससे पड़ता है, लेकिन उसकी खुद के मतलब जो चीज होती है ना दिखती नहीं है, तो इसलिए वो अस्त माना। जब चमकेगा नहीं रात को तो फिर वो अस्त माना मानते हैं उसको। कहने का मतलब ये है, उसमें तेज प्रकाश पड़ता है सूर्य का सूर्य की ग्रह पे। रोशनी में, सूर्य की रोशनी में दीपक जला के बैठ जाओ, हाँ। रोशनी कहां तक फैलेगी दीपक की? नहीं फैलेगी साहब। और अंधेरे में दीपक को जला लो, हाँ, रोशनी होगी उसकी। रोशनी होगी ना। तो कहने का हाँ मतलब क्या है कि सूर्य जो है वो एनर्जी को देने वाला है, हाँ। प्लैनेट्स जो हैं उनका स्वामी है, प्रधान है, उनका राजा है। हाँ। उसके नजदीक जो भी होगा, ठीक है ना, वो सूरज के सामने दीपक वाला काम करेगा, जी। उसको अस्त बोला जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसको जी अस्त और उदय बोलते हैं। अब उदय क्या जी है, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ जाएगा वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। जब वो अपना जी प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा तो उसको उदय बोला जी जाएगा। जी। ठीक है ना।
अब जैसे दीपक सूर्य की रोशनी में काम नहीं कर रहा, ऐसे हाँ सूर्य के नजदीक जो प्लेनेट आए हुए हैं, जो अस्त हो रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते। नहीं कर पाते वो। ठीक है ना, जैसे ही वो दूर जाते हैं उनका प्रभाव शुरू हो जाता है, वो अपने प्रभाव में आ शुरू हो जाते जाता है जी। हैं। बुध जो है राजा का लड़का कहा गया है, राजा के समान कहा गया है, लेकिन कब? राजा की अब्सेंस में। ठीक है ना भाई, उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री कार्यभार कब संभालते हैं? जब जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उस समय अवेलेबल ना हो या वो काम ना देख रहे हो, उस समय फिर सेकंड सीएम कौन होता है, सेकंड पीएम कौन होता है? वही सेकंड सीएम और सेकंड पीएम होते हैं। जी है ना? तो बुध जब तक सूर्य के नजदीक है, जब तक शांत है, चुप है, और जी बुध की सूर्य की डिस्टेंस बढ़ा, उदय हुआ, तो वो सूर्य के समान प्रभाव रखता है। जी ठीक है ना? लाल किताब जो है वो बुध को बहुत ज्यादा महत्व देती है, वैदिक भी बुध को महत्व देते हैं। क्या कारण है इसका? मीनाक्षी मैम बताएंगे? बुध को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, एक बार बताएंगे? बुद्ध को महत्व दिया जाता है। एक तो ये राजकुमार है साहब, ये क्या है कि राजा से भी संबंध रख लेता है और प्रजा से भी रख लेता है, बीच का हो गया ना साहब ये, तो ये इस वजह से समझाने की इसको। कोशिश है, जितनी भी कहानियां है ना हमारी, वो समझाने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है ना? एक्चुअल में कहानी क्या है कि सूर्य के सबसे नजदीक प्लेनेट जो है वो कौन सा है? बुद्ध है साहब, बिल्कुल बुध है। करीब तो बुद्धि है। ठीक है ना? तो बुध जो है जब सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, हाँ तो वो जल्दी जल्दी अस्त होता है और जल्दी जल्दी उदय होता है। जी जी। ठीक है ना? साल में 6-7 बार अस्त होता है, हाँ और अस्त होता है तो लगभग 40 दिन के करीब अस्त रहता है। अच्छा। तो 4 छिका 24 और 4 सता 28, यानी 240 से 280 दिन तक अस्त रहता है। बुद्ध। हाँ, और बाकी समय में उदय रहता है। 365 में से 240 से 280 दिन तक अस्त रहेगा, बाकी दिन उदय रहेगा। अब उसका क्या है कि जैसे बरसात का मौसम हो, हाँ दोपहर में सूरज कभी तो चमक जाएगा और कभी छुप जाएगा। हाँ बुध की सिचुएशन भी सेम रहती है, वो साल में 6 से 7 बार अस्त होता है और बार बार उदय होता है। तो उसके बार बार अस्त और उदय होने के चक्कर में इसको समझ पाना मुश्किल हो जाता है। सही है। समझ में आया? तो इसको समझाने के लिए कहानियां कुछ भी बना दो। समझ साहब में ये आया? जब अस्त होता है तो शाम के टाइम नहीं दिखता, आसमान में नहीं दिखेगा। मैं जो कह रहा हूँ ये क्या है कि जैसे सूर्य है ना, बरसात के मौसम हाँ में जब मौसम हो रहा होता है, तो सूर्य कभी बीच में हाँ निकल जाता है। अभी जैसे पीछे चंद्रमा का व्रत था लेडीजों का, हाँ तो उसमें क्या था कि कभी तो चांद दिखाई दे जाता था और कभी फिर छुप जाता था। तो सेम कहानी बुध के साथ में है। बुध 6 से 7 बार अस्त होता है और इतनी ही बार उदय भी होता है। तो बार बार उदय और अस्त होने का जो इसका वो है ना, इसलिए इसको समझ पाना टिपिकल हो जाता है। जी। ठीक है ना? ये रीजन है, इसको हाँ बोलते हैं। तो चलो, तो उसमें क्या है, इसने बताया कि प्रत्येक ग्रह अस्त और उदय होता है, शनि भी अस्त होकर उदय होता है। ठीक है? अस्त होने का अर्थ है, एक मिनट ये उतारना पड़ेगा। हाँ जी, अस्त होने का अर्थ है कि वह ग्रह पृथ्वी से अब नहीं दिखाई देगा। जब भी जी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है, और जब वह उदय होता है हाँ तो उसके शुभ प्रभाव
बढ़ जाते हैं। आओ जानते हैं कि शनि कब किस राशि में अस्त होकर पुनः उदय होता है। ठीक है ना, इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं डालना हमने, बस ये है कि ये क्या नाम है, शनि महाराज जो हैं 2.5 साल के लिए होते हैं, इसको पढ़ लेना, कोई नहीं, इतना कोई वो नहीं है। ये मूल त्रिकोण और उच्च की राशियां जो हैं उनके बारे में, ठीक है ना। मीनाक्षी मैम एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है उच्च की राशियां और मूल त्रिकोण। हाँ जी मीनाक्षी मैम, जी 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 सर जी। एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये उच्च की राशियां, सौ राशि, ठीक है ना, नीच की राशि या मूल त्रिकोण क्या है, क्या समझ पाए इसको? सर जब कोई नहीं, राजेंद्र जी आप ही बता दो। साहब जब अपने मंगल 10वीं राशि में आता है तभी भी उच्च का माना मूल त्रिकोण में माना जाएगा, और अपनी राशि में जैसे में होगा ना, ये 0 से लेके 20 डिग्री तक, तब ये उच्च का माना जाएगा। कोई नहीं, मैं और बताता जैसे हूँ, सुनो, है कोई नहीं कन्या राजेंद्र जी, राशि में उच्च का माना जाता राजेंद्र है। जी मैं बोल रहा हूँ, रहने दो, रहने दो। देखो कल हमने पढ़ाया था कि 3 तरह की होती हैं, एक तो सौ राशि होती है, एक उच्च की राशि जी होती है, और एक उन्हीं में से मूल त्रिकोण बोला जाता है। ठीक है ना, सेम इसी तरह से हमारे पास में इंग्लिश में 3 डिग्रियां हैं, गुड बेटर बेस्ट। ठीक है ना, तो गुड बेटर बेस्ट में क्या अंतर है, जितेंद्र जी बताएं, जितेंद्र जी नहीं, अपना सचिन जी बताएंगे गुड बेटर बेस्ट में क्या अंतर है? सचिन जी हाँ सर, आवाज आ रही है क्या सचिन जी? आ रहा है। हाँ, गुड बेटर बेस्ट 3 डिग्रियां हैं, 3 डिग्रियों में क्या अंतर है, क्या क्या है ये डिग्रियां इंग्लिश में? नहीं बता सकते सर। चलो देखो, एक होता है अच्छा है, एक होता है बहुत अच्छा है, एक होता है सबसे अच्छा है। ठीक है ना, समझ में आई जी सचिन जी? हाँ हाँ सर, हाँ सर। अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, तो ये डिग्रियां हैं गुड बेटर बेस्ट। ठीक है ना, तो बेस्ट जो है सबसे अच्छा है, यानी मूल त्रिकोण में है तो सबसे अच्छा है। ठीक है, और फिर है बेटर। बेटर का मतलब है कि उच्च की राशि में, अगर उच्च की राशि में है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फिर है सौ राशि, सौ राशि मतलब खुद की, उसका मतलब है गुड, कि अच्छा है। समझ में आ गया सचिन जी? हाँ सर, यस यस। ठीक है ना, क्या क्या जरूरत आई इनकी तीनों की, समझ में आया? सौ राशि, उच्च की राशि और मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण का मतलब सबसे अच्छा, उच्च की राशि में बहुत अच्छा। सर सबसे अच्छा उसमें नहीं होगा उच्च का? नहीं जी, सबसे अच्छा? नहीं जी, 3 डिग्रियां हैं, सबसे अच्छा बोला जाएगा मूल त्रिकोण में। और उच्च का होगा तो? बहुत अच्छा। अच्छा, वो उससे उससे ज्यादा अच्छा हो गया ना? नहीं, सबसे अच्छा तो मूल त्रिकोण में है ना, गुड बेटर अच्छा जी, बेस्ट। उच्च। ठीक है ना, सौ अच्छा राशि में गुड, उच्च राशि में बेटर, ठीक है ना, और मूल त्रिकोण में बेस्ट, ओके गुड सर। बेटर बेस्ट। अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। सर इसमें, हेलो बोलो सर, ये बोलो। लास्ट लाइन में ऐसे लिख रखा है, उच्च राशि में ग्रह अपना पूर्ण शुभ फल देते हैं, वही मूल त्रिकोण में 3/4 यानी 75% और अपने घर में केवल 50%। हाँ, इसको पढ़ लेना एक बार और अच्छे से ना।
ये डिग्रियां हैं अच्छा। गुड बेटर बेस्ट। जी सर। ठीक है, जी। उच्च राशि में अपना पूर्ण फल देते हैं, वहीं मूल त्रिकोण में 3/4। अच्छा चलो ये ठीक है भाई, ठीक है ना, पढ़ लेना इसको, आप क्लियर कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ये हैं डिग्रियां गुड जी। बेटर बेस्ट। ठीक है जी, जी। ये इसमें नीचे क्लियर कर रखा है कि सूर्य जो है कहाँ पे उच्च राशि में है, कहाँ पे मूल त्रिकोण में है, कहाँ सवग्रही है। उसी तरह से चंद्रमा जो है वो कहाँ पे उच्च का है, कहाँ पे मूल त्रिकोण में है, और कहाँ पे सवग्रही, और कहाँ जाके नीच का हो जाएगा। आगे समझ में? जी सर। जी सर। महीने समझ में आ गए, तिथियां, वार, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, ये संवत्सर कैसे बने वो समझ में आ गए। ग्रह जो हैं, जी जैसे सर। ये शिमला आ गया बोलते हैं, जबकि शिमला कहीं नहीं है, ना कहीं से आता ना कहीं जाता, शिमला वहीं पे है। ठीक है, इसी तरह से सूर्य जो है, सूर्य भी अपने स्थान पे है, नक्षत्र जो हैं वो भी अपने स्थान पे हैं, राशियां जो हैं वो भी अपने स्थान पे हैं, प्लेनेट जाते हैं, बोला ये जाता है कि ये आ गया। ठीक है जी, उसके बाद में चंद्रमा के बारे में बताया है कि चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी से लेके अपनी वो क्या नाम है किरणें जो है पृथ्वी पर डालता है, 27 दिन और कुछ समय में ये अपना पूरा करता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया, परिक्रमा पूरी करता है। उसके बाद में जब सूर्य और चंद्रमा परस्पर 6 राशियों के अंतर में होते हैं तब पूर्णमासी होती है। ठीक है ना, यानी हम ये कह सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा जब एक राशि में बैठे होंगे तो वो अमावस्या या अमावस्या के पास का समय होगा। क्लियर है? हाँ जी सचिन जी, जो बोल रहा हूं समझ में आई? हाँ सर, यस जब समझ में है। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक राशि में बैठे होंगे तो इसका मतलब क्या है कि या तो आज अमावस्या है या अमावस्या के पास में है। रीजन 2.25 दिन एक राशि में रहता है। ठीक है ना, तो 2.25 दिन का समय है, वो डिग्री से देखना पड़ेगा कितना आगे है कितना पीछे है, लेकिन ये क्लियर है कि वो अमावस्या या अमावस्या के पास में है अगर दोनों एक साथ बैठे हैं तो। ठीक है, उसके बाद में 2.5 दिन के डिस्टेंस पे जाता रहेगा। जब सूर्य से छठी राशि में चला जाएगा तो वो पूर्णिमा के पास में आ गया। क्लियर हो गया? हाँ जी, ठीक है ना, और इसी को बोला है कि जब ये इस तरह से होता है तो इसको बोलते हैं ज्वार भाटा भी आता है इसमें। और चंद्रमा जो है सौभाग्य, ग्रस्त, देश प्रेम का परिचालक है, भावनात्मक, मन का कारक है ना, मन भावना से जुड़ा हुआ है, सहानुभूति, सुंदरता, कल्पनाशील, ज्योतिष विद्या, जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करता है। यह नेत्र दृष्टि तथा मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है। पारिवारिक जीवन तथा व्यक्तिगत कार्यों का द्योतक है। यह माता अंतःकरण, अंतःकरण मतलब अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना, मनोभाव, नम्रता, संवेदना, सुख संपदा, मानसिक इत्यादि का द्योतक है। अब उसके बाद में मंगल है। मंगल के लिए क्या है कि मंगल पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी से समानता होने के कारण इसे भूपुत्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, पश्चिमी लोग इसे युद्ध का देवता कहते हैं और आमिष को देवताओं का सेनापति कहते हैं। ठीक है ना, भारतीय ज्योतिष ग्रंथों में इसे सत्व, बल एवं पराक्रम का प्रतीक माना गया है। सेनापति किसको बनाया जाता है? जो पराक्रम, जिसके अंदर पराक्रम होगा, बल होगा, उसी को बनाएंगे ना। साहस, धैर्य, स्फूर्ति, आत्मविश्वास देने वाला ग्रह, इसका नाम मंगल है। ठीक है ना, जैसे मैं बताता भी हूँ कई बार कि मंगल अगर अच्छा है तो आपको मान सम्मान यश मिलेगा, अगर मंगल आपका बुरा है तो आपको अपयश का भागी बना देगा।
पर कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर प्राय अमंगलकारी ही होता है। मंगल के नाम भौम, अंगारक, पुंज, क्षितिज,